पढ़ने वाले हैं। इसमें दो पार्ट होगा, एक रे ऑप्टिक्स, एक वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में जब पढ़ेंगे तो इसमें आने वाला है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, फिर मिरर, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, फिर लेंस, फिर प्रिज्म। ये हम लोगों के सामने आने वाला है रे ऑप्टिक्स में। और आ जाएगा फिर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इन सबको धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, मिरर के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, फिर लेंस, फिर प्रिज्म, फिर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ये सीक्वेंस फॉलो करेंगे। और जब वेव ऑप्टिक्स में जाएंगे तो वेव ऑप्टिक्स में मेनली हम लोगों को हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल के साथ पढ़ना है इंटरफेरेंस। नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो होगा डिफ्रैक्शन। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट इसमें आने वाला है रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। फिर आने वाला है पोलराइजेशन। और पूरा का पूरा, इसे टॉपिक मत कहिए, ये एक एक्स्ट्रा चैप्टर आ रहा है जिसे आप नाम दे देते हैं EM वेव्स। क्योंकि वेव्स ऑप्टिक्स कह रहे हैं तो EM वेव्स, लाइट क्या है तो EM वेव्स, तो उसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं। ये रे ऑप्टिक्स की जब हम पढ़ रहे होते हैं कहानी, तो ऑप्टिकल जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसका साइज लाइट जो यूज कर रहे हैं उसके वेवलेंथ के रेस्पेक्ट में बहुत 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 बड़ा होता है। और जब हम वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं तो ऑब्स्टेकल का साइज वेवलेंथ के कंपेरेबल होता है। एक बेसिक डिफरेंस रखते हैं कि रे ऑप्टिक्स में जो लाइट का वेवलेंथ होगा उस वेवलेंथ के कंपैरिजन में ऑब्स्टेकल, मिरर या लेंस का जो साइज है या फिर उनका साइज वो बहुत बहुत ज्यादा बड़ा है। और वेव ऑप्टिक्स में जो ऑब्स्टेकल्स होंगे उनका साइज बहुत छोटा हम देखें। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब हम बात कर रहे होते हैं रे, तो ये रे, इस रे टर्म का क्या मीनिंग है? A straight path of light in uniform medium is called ray or is shown by directed line segment
which is called ray. ऐसे जो आप लाइन खींच के उस पे एरो दे देंगे तो लाइट जिधर जा रही है वो भी बताएगा, और ये लाइट का स्ट्रेट पाथ होगा, इसे आप कह देते हैं रे। स्ट्रेट पाथ ऑफ लाइट इन यूनिफॉर्म मीडियम इज कॉल्ड रे, और straight path of light in uniform medium is shown by directed line segment, which is called ray. नेक्स्ट टर्म आता है बीम। A bundle of ray is called beam. अब यहां देखिए, पैरेलल बीम, नेक्स्ट कन्वर्जेंट बीम, और नेक्स्ट डाइवर्जेंट बीम। अब यहाँ इस बात को समझो ना कि बंडल कह रहे हैं, जैसे लकड़ी के टुकड़े होते हैं उनका गांठ हम बनाते, तो ऐसे आप यदि देखें तो आप यदि ये लकड़ी के टुकड़े की तरह एनालाइज करके इसका गांठ लगाना चाहें तो पैरेलल बीम में हर एक जगह एक जैसा लेंथ का रोप चाहिए सर्कुलर उसे बांधने के लिए। लेकिन जो कन्वर्जेंट बीम होगा उसमें लाइट के डायरेक्शन में, एरो के डायरेक्शन में आगे बढ़ने पर डायमीटर कम होता जा रहा है बंडल का। और जो कन्वर्जेंट बीम है और डाइवर्जेंट बीम में जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वो जो बंडल का डायमीटर है वो बढ़ती जा रही है। तो रे वर्ड आया, रे के बाद आ गया बीम। नेक्स्ट देखते हैं टाइप ऑफ मटेरियल और ऑब्जेक्ट। पहला ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट, और तीसरा ओपेक। ट्रांसपेरेंट वो हो गया जैसे जिसके एक तरफ से दूसरे तरफ क्लियरली हम विजुअलाइज कर सके ऑब्जेक्ट को, और ओपेक हो गया जिसमें क्लियर एकदम नहीं देख पाए, और ट्रांसल्यूसेंट बीच का मटेरियल जिसमें रेज तो आए लेकिन क्लियरली विजुअलाइज ना हो दूसरी तरफ कौन है। तो ट्रांसपेरेंट हो गया जिनमें रे पूरी जाए और हमें एक तरफ से दूसरे तरफ के चीजों को देखने में कोई दिक्कत परेशानी ना हो, और ट्रांसल्यूसेंट हुआ जिसमें रेज तो आएगा लाइट रे लेकिन देख नहीं पाएंगे दूसरी तरफ क्या है एलिमेंट ऑब्जेक्ट प्रॉपर्ली क्लियरली। जैसे कागज का टुकड़ा लें तो वो है ओपेक, और उसको यदि तेल में आप भिगो दें और तब देखें एक तरफ से दूसरे तरफ तो लाइट रे आएगी लेकिन दूसरी तरफ क्लियरली विजुअलाइज नहीं होगा। तो कागज के टुकड़े को यदि पतले टुकड़े को यदि आपने प्लेन कागज के टुकड़े को पतले टुकड़े को भिगो दिया है तेल में तो वो ट्रांसल्यूसेंट हो गया, एक तरफ से दूसरी तरफ लाइट जा रही है लेकिन दूसरी तरफ मुझे दिखेगा नहीं क्या। लकड़ी का टुकड़ा हुआ तो वो आप कह सकते हैं ओपेक। टाइप ऑफ सोर्स ऑफ लाइट। पहला ल्यूमिनस और सेल्फ ल्यूमिनस,
और दूसरा नॉन ल्यूमिनस। जैसे सेल्फ ल्यूमिनस का एग्जांपल हो गया सन, और नॉन ल्यूमिनस का एग्जांपल हो गया मून। जिस ऑब्जेक्ट से खुद की एनर्जी बाहर आते मिल रहा हो, लाइट रे बाहर आते मिल रहा हो, वो हो गया ल्यूमिनस या सेल्फ ल्यूमिनस। और जैसे मून, वहां कोई लाइट रे वहां से जनरेट होके नहीं आ रहा, जस्ट सन रेज वो रिफ्लेक्ट करके हमारी तरफ गिरते हैं, तो नॉन ल्यूमिनस आप कह रहे हैं मून को। टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड images in optics। अब टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेजेस इन ऑप्टिक्स, उसको समझिए टाइप का क्या जिक्र करना चाहता है। देखिएगा, पहला रियल ऑब्जेक्ट, व्हेन इंसिडेंट light ray, incident light beam are divergent just before the event reflection or refraction, then the object is called real। देखिए यहां, यदि ये मिरर है और मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट हो, तो इससे जो रेज निकल के मिरर तक आ रही है, ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो ये ऑब्जेक्ट जो होगा, ये ऑब्जेक्ट कैसा कहलाएगा? रियल ऑब्जेक्ट। आप यदि कोई लेंस देख रहे हैं और उस पे आप रेज आते देख रहे हैं और वो रेज कैसा दिख रहा है? डाइवर्जेंट। तो ये जो ऑब्जेक्ट होगा ये कहलाएगा रियल ऑब्जेक्ट। कोई भी मिरर है, यदि उस पे रेज आते आप देख रहे हैं जो डाइवर्जेंट नेचर का है, तो ये जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा? रियल ऑब्जेक्ट। हाँ देखिए, यदि डाइवर्जेंट नहीं हुआ और कन्वर्जेंट हुआ रे, तो सोचेंगे। चेक करिए नेक्स्ट।
virtual object when incident light beam are convergent just before the event. Reflection or refraction. Then the object which is apparent point of convergence is called virtual object. आपके मन में यह विचार आएगा कि apparent point of convergence का क्या मतलब। तो सोचो, यदि इवेंट से पहले आप ऐसे आते देख रहे हैं मिरर पे रेज को, तो मिरर को तोड़ कर ये दूसरी तरफ तो नहीं जा सकती रेज, लेकिन फिर भी वो किसी पॉइंट पर तो कन्वर्ज होता ना। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है? ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और ये क्या है? apparent point of convergence, apparent point of convergence of incident convergent beam। apparent point of convergence of किसका? इंसिडेंट कन्वर्जेंट बीम। यहां एक्चुअल में लाइट नहीं पहुंची, अपीयर हो रहा है पहुंचते हुए, लेकिन ये जो पॉइंट ऑफ अपीयरेंस, पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस है, अपीयरेंट पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस, इसे हम कहेंगे वर्चुअल ऑब्जेक्ट, नॉट एक्चुअल, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो डिफिनीशन सिंपल सा है, किसी इवेंट के लिए हम डिफाइन करेंगे रियल या वर्चुअल, सबके लिए नहीं कर रहे हैं डिफाइन, एक इवेंट के लिए एक बार में डिफाइन करेंगे। इवेंट या तो रिफ्लेक्शन होगा या रिफ्रैक्शन होगा। जब रे ऑप्टिक्स में हम काम कर रहे हैं तो जो इंस्ट्रूमेंट है आपके पास, लेंस या मिरर या जो भी प्रिज्म, तो बिफोर इवेंट लाइट का बिहेवियर, बीम का बिहेवियर कैसा है इंसिडेंट बीम का, वो देखते हैं। यदि वो डाइवर्जेंट है तो पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑब्जेक्ट है, जहां से वो डाइवर्ज हो रहे हैं रे, और वो एक रियल ऑब्जेक्ट है। और जहां कन्वर्जेंट बीम दिख रहा है इंसिडेंट, तो कन्वर्ज तो होगा, उसे हम कहेंगे अपीयरेंट पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस, उसे हम कहते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ये डिफिनीशन फॉलो होगा। ऐसे ये लेंस के लिए भी ऐसे देख सकते हैं कि लाइट रे यदि ऐसे आ रहा हो तो ये कहीं तो कन्वर्ज होने की सोच रहे थे ना लाइट। एक्चुअली वहां गए या नहीं गए या आगे कहां गए हम बाद में सोचेंगे, लेकिन ये जो होगा ये कौन सा है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब बारी आता है ये पता करने की कि रियल इमेज क्या होगा। When beam
of light just after the event reflection or refraction is convergent, then the point of convergence is called real image. Or virtual image when beam of light are divergent just after the event, then point of divergence is called virtual object. When beam of light are divergent just after the event. Then point of divergence is called, चाहे तो वो एक्चुअल पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस होगा या एपेरेंट पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस होगा, जो भी है वो जो पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस है वो दैट इज कॉल्ड वर्चुअल ऑब्जेक्ट. सर ये तो मुझे नहीं याद रह सकता. अरे तो मैं कौन सा मान के चलता हूँ याद रहेगा, भूल जाएंगे. तो कोशिश तो करें, कैसे याद रहेगा. चलिए पहले डायग्राम बना के देखते हैं इसे. अगले पेज पे आइए और ये डायग्राम देख लीजिए. तो कि लाइट रे आप यदि मिरर के प्लेन मिरर के सामने नहाने धोने के बाद सुबह उठ करके एक बार तो मिरर के सामने जरूर जाते होंगे अपने प्यारे से चेहरे को देखने. तो आप अब मुझे बताइए कि जितने आगे आप मिरर के खड़े होते हैं उतने ही पीछे तो आपका इमेज दिखता है. और यदि रे डायग्राम की मैं बात करूं तो ये रे ऐसे यदि आ रहा होगा तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो पीछे कहां से आता दिख रहा होगा, उस एक खास पॉइंट से. और मुझे लगता है आपको ये अच्छी तरह याद है कि मिरर के सामने में आप हैं रियल और पीछे की दुनिया है वर्चुअल. और यहां पर है मिरर. ध्यान दीजिएगा, आपने मिरर के सामने जब ये चित्र देखे तो अब यहां से डिफिनीशन याद कर लो. सबके लिए यही डिफिनीशन वैलिड रहेगा. बिफोर द इवेंट क्या दिख रहा है, डाइवर्जेंट, तो रियल ऑब्जेक्ट होगा. और आफ्टर द इवेंट क्या दिख रहा है, सॉरी, हाँ, बिफोर द इवेंट भी डाइवर्जेंट और आफ्टर द इवेंट भी डाइवर्जेंट. चेक करो प्लीज एक बार, आई से निकल के बाहर निकल रहा है या नहीं. वो जो रिफ्लेक्टेड रे हैं वो रिफ्लेक्टेड रे क्या कन्वर्ज होने के मूड में है या डाइवर्ज होने के मूड में. आफ्टर द इवेंट डाइवर्ज. तो पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस क्या हमें मिला, वर्चुअल इमेज. तो यदि बिफोर इवेंट डाइवर्जेंस है तो रियल ऑब्जेक्ट और आफ्टर इवेंट डाइवर्जेंस है तो वर्चुअल इमेज. और ये हर एक के लिए वैलिड है. डिफिनीशन यहीं से आप दिमाग में बनाकर सेट करिएगा.
सोचो यदि ऐसा ही एक और डायग्राम मैं आपके सामने रख दूं, एक सेकेंड रुक जाइए। आपने अब सोचो ये रेज आते देखा, ये रेज बिफोर इवेंट कैसा दिख रहा है रेज? कन्वर्जेंट। तो बिफोर इवेंट कन्वर्जेंट वाला जो ऑब्जेक्ट बनता था पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस, वो कैसा ऑब्जेक्ट होता था? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और आफ्टर द इवेंट फिर हम देख रहे हैं ये कन्वर्ज होता। आफ्टर द इवेंट यदि कन्वर्ज होते दिखता है तो उसके लिए क्या हमने कहा था? रियल इमेज। तो आप याद करते हैं डिफिनीशन इस तरह, बिफोर इवेंट बीम is divergent, then object is real, or convergent, then object is virtual. अब बिफोर इवेंट की कहानी हो गई। आफ्टर इवेंट, ये एक टर्म और अटैच कर दे रहा हूं जिससे और क्लियरिटी बढ़े। जस्ट बिफोर, जस्ट आफ्टर। जस्ट आफ्टर इवेंट बीम इज divergent, then virtual image, while convergent, then image is real. सर आप ये कितनी बार लिखवाओगे? देखो मुझे पता है मैं 10 बार भी लिखवा दूं, आप याद नहीं कर पाएंगे। आप यदि खुद कोशिश करेंगे कि ये सोच लें चित्र देख के तो याद हो जाएगा, कभी जीवन में भूलेंगे नहीं। बिफोर इवेंट डाइवर्जेंट यदि है, बिफोर इवेंट मतलब बिफोर इवेंट ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, आफ्टर इवेंट इमेज की बात करेंगे। बिफोर इवेंट डाइवर्जेंट है तो किसी बल्ब से लाइट रे आ रही होगी, वो एक रियल ऑब्जेक्ट। और यदि बिफोर इवेंट कन्वर्जेंट है तो अपोजिट बोलो, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। बिफोर की बात कर रहा हूं। और आफ्टर की बात कर रहे हैं तो आफ्टर इवेंट पहला वाला मिरर के सामने में बल्ब रखेंगे तो इमेज से जो आ रहा है रेड वो कैसा दिख रहा है? डाइवर्जेंट। और इमेज कैसा है? वर्चुअल। तो यदि आफ्टर इवेंट डाइवर्जेंट है तो इमेज होगा वर्चुअल, और आफ्टर इवेंट कन्वर्जेंट है तो इमेज होगा रियल। ये हमें बहुत अच्छी तरह से सेट करना है। अब ये किताब पढ़ पढ़ के याद करेंगे ऐसा मत कोशिश करो। आप क्लास में सुनेंगे, हमसे बातचीत करेंगे, सोचेंगे और याद हो जाएगा आपको। और तोते की तरह नहीं याद करना है, समझ के थोड़ा सा याद रखना है। डायग्राम बना लो। डायग्राम में ये ध्यान रखना ना, मिरर के लिए ये सबके लिए वैलिड है, मिरर के लिए भी, लेंस के लिए भी, प्रिज्म के लिए भी, सबके लिए वैलिड है। रिफ्लेक्शन के लिए भी, रिफ्रैक्शन के लिए, सबके लिए वैलिड है। लेकिन मिरर के लिए एक खास बात और बता देते हैं। फॉर मिरर, in front of it O or I are real, behind it O or I are virtual. तो समझने के लिए कि इन फ्रंट यदि है, चाहे O हो या I हो, वो रियल, और बिहाइंड यदि है, जो भी है O या I वो वर्चुअल। ये मिरर के लिए, ये डिफिनीशन से अलग हटके मिरर के लिए मैंने आपको बताया कि केवल यदि मिरर है, एक मिरर है, तो उसमें फिर हम डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट पे ना उलझे। हमें पता है कि मिरर के सामने वाला दुनिया रियल, चाहे वहां O हो या I हो, और पीछे वाला दुनिया वर्चुअल, चाहे O हो I हो, वहां जो भी हो।
तो मिरर के लिए ऐसे भी हम सोच सकते हैं। हम कम मेहनत से जब सोचना चाहेंगे और एक ही इवेंट है तो ये काम कर जाएगा, लेकिन यदि कई इवेंट एक साथ कंबाइंड कर दिए जाएंगे तो जिनको ये डिफिनीशन याद रहेगा या जो डिफिनीशन को फॉलो करेंगे वही सही बात बता पाएंगे, वरना वो सही नहीं बता पाएंगे, ये मान करके चलिए। जैसे एक एग्जांपल में मैं आपसे पूछ लूं, आपको मैंने रे डायग्राम बनाना नहीं सिखाया, केवल यहाँ ये लेंस है, जान पहचान, आपके 10th में कहीं चित्र देखा होगा आपने, मैं नहीं बना रहा, मैंने कुछ नहीं पढ़ाया, मैं केवल ये चित्र बना रहा हूं, ध्यान से देखिए। मुझे ये बताइए, यहाँ दो पॉइंट आपके सामने है 1 और 2, इसमें से किसको ऑब्जेक्ट कहने वाले हो आप और किसको इमेज कहने वाले हो? 1 को क्या कहोगे, ऑब्जेक्ट या इमेज? तो 1 को आपने कहा ऑब्जेक्ट, मैंने मान लिया, और 2 को क्या कहने वाले हो, इमेज। अब बताइए इनमें से कौन सा रियल और कौन सा वर्चुअल? तो बिफोर इवेंट क्या दिख रहा है, कन्वर्जेंट, और आफ्टर इवेंट क्या दिख रहा है, बिफोर, और आफ्टर जो दिख रहा है वो भी दिख रहा है कन्वर्जेंट। तो आफ्टर कन्वर्जेंट होने का मतलब है रियल इमेज, और बिफोर कन्वर्जेंट होने का मतलब है वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल। तो जिनको ये समझ में आने लगेगा वो बड़े अच्छे बच्चे हो गए। क्यों समझ में आ गया आपके, कि आपने अप्लाई कर दिया आइडिया। और हम कहेंगे कि नहीं मैं ये दोनों एक तरफ है इसलिए दोनों को रियल कह दूं, तो ऐसा कोई लॉजिक नहीं। डिफिनीशन को फॉलो करना है उसे। यदि मिरर होता तो आप तो वो जो अब मिरर के लिए तो कहानी हमने बता दी आपको, कि यदि कोई ऑब्जेक्ट है और उसका आप देख रहे हैं इमेज बनते हुए, अब बताइए तो इसमें कौन ऑब्जेक्ट, कौन रियल, कौन वर्चुअल? तो मिरर में ध्यान दीजिएगा, या तो डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट सोचेंगे आप, जो कि बेसिक रूल है, या मिरर के दोनों सामने हैं और यहाँ कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, 2-3 मिरर नहीं है, 2-3 लेंस नहीं है, सीधा सीधा कहानी है। तो मिरर के सामने वाला साइड जो होता है, इन फ्रंट ऑफ मिरर इज रियल स्पेस, O and I both are real, ऑब्जेक्ट भी रियल है और इमेज भी रियल है। अब ऐसे भी कह सकते हैं, या डिफिनीशन में जाकर सोचिए, वो से जो निकलने वाली रेज है वो डाइवर्जेंट है तो रियल ऑब्जेक्ट हो गया, और आफ्टर द इवेंट कन्वर्जेंट है तो रियल इमेज बन गया। बिफोर और आफ्टर इवेंट भी आप सोच के देख सकते हैं, तब भी यही जवाब मिलेगा कि वो भी रियल है क्योंकि डाइवर्जेंट बीम है बिफोर इवेंट, और आई भी रियल है क्योंकि आफ्टर इवेंट कन्वर्जेंट है। यदि आफ्टर इवेंट डाइवर्जेंट होता तो वर्चुअल इमेज हो जाता है। सर ये डायग्राम आप कैसे बना रहे हो, अभी आपके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, डायग्राम बनने के बाद पूछे कि कहाँ रियल कहाँ ऑब्जेक्ट वर्चुअल, ये बता दो आप, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी मैंने ये सिखाया है। ये एक और डायग्राम में आप समझिए, जल्दबाजी मत करिएगा केवल।
लेंस 1, लेंस 2। यहाँ एक कॉम्प्लिकेटेड सा डायग्राम बना हुआ है, उस डायग्राम को फॉलो करिएगा। एक सेकेंड। एक्चुअल रेज जो जा रही है वो सॉलिड लाइन है, और डॉटेड लाइन जो आप देख रहे हैं। अब यहां देखते हैं पॉइंट कौन कौन से दिख रहा है। एक ये 1 नंबर, उसके बाद दिख रहा है ये 2 नंबर, उसके बाद दिख रहा है ये 3 नंबर, और इनके बारे में मैं कमेंट करने वाला हूं। तो पहले 1 के लिए बताइए। पॉइंट 1 इज वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर लेंस 1 L1। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये। और पॉइंट 2 कौन सा है? पॉइंट 2 इज आफ्टर द इवेंट क्या दिख रहा है लाइट रे L1 के बाद? कन्वर्जेंट। हाँ, इज रियल इमेज, रियल इमेज फॉर लेंस 1। अब ध्यान से देखिएगा, जो रेज पहुंची आई किस पे? 2 पर, लेंस 2 पर, उनके बारे में देखिए वो कैसा है। तो आप अब देखते हैं पॉइंट 2 से रेज आई L2 पे, और वो कैसा नेचर है? डाइवर्जिंग। तो पॉइंट 2 इज रियल ऑब्जेक्ट फॉर लेंस 2, एंड पॉइंट 3 इज, पॉइंट 3 के बारे में सोचिए। पॉइंट 3 से रेज कैसा दिख रहा है जाते? डाइवर्ज होते। तो एज डाइवर्जेंट है, तो वर्चुअल, वर्चुअल इमेज फॉर L2। तो ये जब हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इमेज, रियल इमेज कहेंगे, तो ये इवेंट टू इवेंट डिफाइन होगा। इवेंट कहाँ हो रहा है? तो लेंस 1 पे। इवेंट कहाँ हो रहा है? लेंस 2 पे। तो इवेंट टू इवेंट आप डिसाइड करेंगे, रियल और वर्चुअल वाले आइडिया। यदि कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं प्लीज। जिन लोगों के यहां तक समझ में आया हो प्लीज हैंड राइज करें। देव्यांश, कंफ्यूजन हो तो बताओ।
सर नहीं है, लेकिन रेज हैंड का ऑप्शन नहीं आ रहा। अच्छा ओके, बहुत बढ़िया कृतिका, समझ में आ गया। पार्थ, शिवेंद्र, कुछ बोलो बालक। यहां तक आने के बाद आपने एक लेवल क्रॉस किया, आपने एटलीस्ट डिफिनीशन समझ लिया वर्चुअल और रियल का, जो कि एक ट्रिकी पॉइंट होता है। आप आगे देखते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसमें पहला लॉ कह रहा है, यहां एक मिरर मन ही मन हमने सोचा, उस पे लाइट रे आते देखा, और लाइट रे आते देखा तो जिस पॉइंट पर लाइट रे आई वहां मिरर के परपेंडिकुलर हम लोगों ने एक लाइन बनाया, उसे एन कह दिया, नॉर्मल। और उसके लेफ्ट साइड लाइट रे एन से जो एंगल बना रहा है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, और दूसरी तरफ जो एंगल है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आई को एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, इंसिडेंट रे reflected ray and normal at the point of incidence are present in same plane, are present in same plane। और दूसरा, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। ये सिंपल सा आइडिया देता है। आप यदि किसी स्क्रीन पर लाइन, कोई पॉइंट लाइन मिरर मानकर उस पे लाइट रे इंसिडेंट होता देखते हैं, तो वो आकर के स्क्रीन पे ही जाएगा रिफ्लेक्टेड, स्क्रीन से ऊपर या नीचे नहीं जा सकता, प्लेन में ही, एक ही प्लेन में रहेगा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। पेज चेंज करूं? आप यहां देखिए नेक्स्ट पॉइंट, टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला रेगुलर, दूसरा इररेगुलर, और डिफ्यूज्ड। पहला रेगुलर और दूसरा इररेगुलर और डिफ्यूज्ड। तो रेगुलर का मतलब हुआ कि इंसिडेंट, आप आते हुए बीम को देखो, यदि ये पैरेलल बीम है तो जो रिफ्लेक्टेड बीम आपको दिख रहा होगा वो भी पैरेलल बीम होगा।
रेगुलर के लिए एक और टर्म यूज करते हैं, स्पेकुलर, रेगुलर और स्पेकुलर, इरेगुलर और डिफ्यूज्ड। तो हमारे सिलेबस में तो यही है, रेगुलर इसी को हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन जब आप कोई नॉर्मल सरफेस देखें और किसी नॉर्मल सरफेस पे आने वाले रेज के बारे में सोचें, तो रेज वहां हो सकता है एक रिफ्लेक्ट होके इधर जाए, दूसरा रिफ्लेक्ट होके इधर चला गया हो, और तीसरा रिफ्लेक्ट होके इधर चला गया हो, ऐसा हो सकता है। और ऐसा यदि हुआ तो ये जो कहलाएगा ना, ये कहलाएगा डिफ्यूज्ड। सर ऐसा क्यों हुआ होगा? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन। तो जो आप देख रहे थे सरफेस, आपको लग रहा था प्लेन, लेकिन जब उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ऊबड़ खाबड़ जैसा है, पहाड़ी जैसा। तो अलग अलग पॉइंट पे नॉर्मल का डायरेक्शन जो टेंजेंट पे 90 डिग्री बनाता है वो अलग अलग होगा। अलग अलग पॉइंट पे नॉर्मल का डायरेक्शन अलग अलग होगा। यदि अलग अलग पॉइंट पे नॉर्मल का डायरेक्शन अलग अलग है, तो इस कारण से एंगल ऑफ इंसिडेंस सब अलग अलग हो जाएंगे, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी अलग अलग हमें मिलेगा। इससे हमें क्या फायदा मिलता है? तो मान लो कमरे में केवल एक बल्ब जल रहा हो और एक टेबल रखा हो बीच में, और आप कमरे में इंटर करते हैं। यदि टेबल पे लाइट रे आती और परफेक्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह वो बिहेव करता, तो रिफ्लेक्ट होके एक खास डायरेक्शन में जाती। और यदि वो रिफ्लेक्ट होकर लाइट आपके आंखों में आई होती तो आपको टेबल दिखता। मतलब एक खास डायरेक्शन से टेबल दिखता, बाकी डायरेक्शन से वो इनविजिबल होता। लेकिन कमरे में रखा टेबल हमें किसी भी कॉर्नर से हम रूम में आते हैं मुझे दिखता है, और वो किस कारण से? डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन से। तो डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन के लिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो सेम है, और ये हमारे लिए ज्यादा डे टू डे लाइफ में यूज में आते हैं, क्यों? तभी तो हम देख पाते हैं ऑब्जेक्टों को, एक ऑब्जेक्ट को कई डायरेक्शन से, वरना हम नहीं देख पाते। तो डे टू डे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है ये डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। सोचो मूवी हॉल में, लॉकडाउन है आजकल तो नहीं देख पाते, लेकिन यदि हॉल में मूवी देखने गए और पैसे दिए हमने, सबने जो देखने पहुंचे हैं, और हम लोग बैठ गए अपने अपने सीट पे, पीछे से लाइट रे डाली गई आगे सामने पर्दे पे, स्क्रीन पे, और वहां से रिफ्लेक्ट होके हमारे आंखों में आई। तो यदि परफेक्ट रिफ्लेक्शन की, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह प्लेन होता वो पर्दा, स्क्रीन हॉल का, मूवी थिएटर में, तो रिफ्लेक्ट होकर एक खास एंगल वाली रेस एक खास पर्सन तक पहुंचता। तो पता चला कि ऋतिक रोशन का हाथ मुझे दिखा, और पता चला सर तुम्हें दिखा, और पैर इसे दिखा। तो इसका मतलब है कि वो पूरा तो मूवी किसी ने दिखा ही नहीं, फिर तो लड़ाई हो जाता, भाई पैसे तो मैंने पूरे दिए, तो पूरा ऋतिक रोशन दिखे। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग बहुत नजदीक से जाकर जब एनालाइज करेंगे मूवी हॉल के थिएटर के उस स्क्रीन को, तो वो परफेक्ट प्लेन नहीं होता, ऊपर खाबर जैसा बना होता है, जिससे कि किसी भी पॉइंट पे रेज आए तो डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन हो, और हॉल में बैठे हर एक इंसान के आंखों तक वो रिफ्लेक्ट होके पहुंचे, तब तो स्क्रीन पे हमें दिख पाएगा ऑब्जेक्ट कहीं से भी। ये बात समझ में आई? तो वहां डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी हर एक ने पैसे दिए, सबको पूरा मूवी दिखा, पूरे स्क्रीन का पिक्चर दिखा। तो ये दो तरह के, लेकिन लॉ जो होगा वो लॉ सेम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो सेम है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सेम है दोनों तरह के रिफ्लेक्शन के लिए।
हम लोग सिलेबस में फोकस करेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन पे। यहां इस बात पे गौर करिए, आप बड़े अच्छे बच्चे हैं, आपने क्लास 8th में पढ़ा था रेडियस टेंजेंट पे 90 डिग्री बनाता है। फिर आपने ये भी पढ़ लिया कि किसी सरफेस पे 90 डिग्री पे जो लाइन होता है वो नॉर्मल कहलाता है। फिर आपने ये भी पढ़ लिया कि m1 m2 यदि स्लोप है तो टेंजेंट और नॉर्मल के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। आपने ये भी पढ़ लिया कि स्लोप होता है dy/dx। तो सर ये सब क्यों बता रहे हो? पढ़ा तो पढ़ा। अरे परेशानी ये है कि बहुत से बच्चे जो अच्छे होते हैं वो कहते हैं कि सर आप क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, मैंने तो क्लास 7th में 8th में 9th में 10th में बहुत बार देख लिया, मुझे तो पता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और मैं कहता हूं बच्चे थे आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो पता है, लेकिन उस समय नॉर्मल का ही जान पहचान नहीं था। नॉर्मल का बढ़िया जान पहचान 11th तक आपके पास नहीं था। आप जब 12th में आते हैं और मैथमेटिक्स में एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं तो वहां एक चैप्टर मिलता है टेंजेंट एंड नॉर्मल। पहली बार आपको नॉर्मल का जो विजन है उसे ब्रॉड करके दिखाया जाता है क्लास 12th में। और डिफिनीशन में आपने रट के बैठे 7th से नॉर्मल होता है। अरे भाई नॉर्मल से आपकी जान पहचान ही नहीं है। और चूंकि आप अच्छे बच्चे थे तो आप ये मान के चलते हैं कि मैंने तो 7th और 10th में पढ़ लिया ऑप्टिक्स, आप तो सर टाइम वेस्ट मत करो। और मैं कहता हूं कि नहीं, मेरा यहाँ नीड है आपके लिए। नीड ये है कि मैं आपको बताऊं कि मैथ्स में जो आपने टेंजेंट नॉर्मल पढ़ा है उसको पूरी तरह यहाँ मैं यूज कर सकता हूं। सर मजाक मत करो, कैसे यूज करोगे आप? अभी बताता हूं। देखो यहाँ मुझे ये बताओ कि यदि ये स्फेरिकल चमकदार सरफेस है और स्फेरिकल इस सरफेस पे एक रेज आते दिख रहा है, एक रेज आते दिख रहा है यहां, और आपको ये बता दिया गया, आपको ये बता दिया गया कि ये 0 0 और इसका रेडियस जो है वो 2 मीटर है। तो आपको ये स्फेरिकल या जिसको अभी आप सर्कुलर देख रहे हैं, ये सर्किल का जो इक्वेशन होगा शायद आपको याद आ गया हो, x² + y² = 2x²। ये एंगल आपको दे दिया गया है 30 डिग्री। इस स्फेरिकल सरफेस में आपसे कहा गया कि आप बताएं फाइंड पॉइंट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट आपको बताना है। तो आप तो ये जानते हैं कि ये जिस एंगल से आया है ये उसी एंगल पे चला जाएगा, क्योंकि नॉर्मल रेडियस ही होता है, रेडियस ही नॉर्मल होता है, ये आपको सॉल्व करते वक्त पता है। तो इधर भी एंगल कितना बन गया 30। पी पॉइंट के लिए ये जो नॉर्मल आपने ड्रॉ किया तो उससे आपको ये पता चल गया कि ये कितना है नॉर्मल 2 मीटर। और आपको यदि कोऑर्डिनेट चाहिए, यहाँ 30 है तो ये भी 30 होगा, और ये 30 है तो ये 30 है। तो यहां पर हम लोगों ने चेक कर लिया, ये r cos 30 और ये r sin 30, और सॉल्यूशन आ गया x = r cos 30, y = r sin 30। और यहां हमें यूज नहीं करना पड़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कुछ ज्यादा। तो आप कहोगे कि सर इसमें तो बेकार, आपने तो डिफरेंशिएशन यूज किया ना।
तो यहाँ कहानी क्या था कि ये हॉरिजेंटल मान लो दिया गया, ये गिवन था कि इंसिडेंट रे हॉरिजेंटल है और ये एक्स जो है ये भी हॉरिजेंटल है, मतलब दोनों पैरेलल थे, तो तुरंत काम हो गया, हमें डिफरेंशियल रिप्रेजेंटेशन यूज नहीं करना पड़ा, ये आसान था। यहाँ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पूछता तो वो भी आपको दिख गया 30 डिग्री। लेकिन यदि आपके सामने रिफ्लेक्टिंग सरफेस कुछ इस टाइप का है, ध्यान दीजिएगा किस टाइप का है, तो उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस को मैं एक बार और बना दूं, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस किस टाइप का है, तो ऐसे, और इक्वेशन है y इक्वल्स टू 8x²। यहां पर हम एंगल देख रहे हैं जो बन रहा है, यहां एंगल ऑफ इंसिडेंस दिख रहा है 30 डिग्री। ये है रिफ्लेक्टिंग पैराबोलिक सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये नॉर्मल, ये पॉइंट P, और आपसे पूछा गया फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ P। ये P का कोऑर्डिनेट बताओ। अब कैसे काम करेंगे इस पे विचार करना शुरू करते हैं। सर आप तो मिरर वेरर पढ़ा नहीं रहे हो और पहुंच गए किसी भी सरफेस पे, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप 12th में क्या डिफरेंट कर सकते हैं, आपसे क्या डिफरेंट पूछा जा सकता है। आपने 10th में भी पढ़े रिफ्लेक्शन, तो यहाँ क्या डिफरेंट है, तो यहाँ 12th में आपने एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ लिया है, आपने टेंजेंट नॉर्मल पढ़ लिया है। बताओ यदि ये नॉर्मल है तो क्या यहाँ एक टेंजेंट इमेजिन कर सकते हैं आप? यदि आप यहाँ टेंजेंट इमेजिन कर सकते हैं तो नॉर्मल और टेंजेंट के बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है? और नॉर्मल और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का, वो तो डिफाइन ही वैसे, नॉर्मल और टेंजेंट के बीच में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। अब ये ध्यान दीजिए, रिफ्लेक्शन के लॉ क्या कहता है आपसे कि जो इंसिडेंट रे है वो दूसरी तरफ भी 30 डिग्री बनाएगा, और आपको पता था कि यहां पर टोटल एंगल कितना है, 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया, और ये हमसे कहा गया कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताएं। यहां ये भी आपको बता दिया गया क्वेश्चन में, ये जो इंसिडेंट रे था रिफ्लेक्शन के बाद यहां 90 डिग्री बना रहा है, वो वर्टिकल हो गया। ये क्वेश्चन में हमारे पास अवेलेबल है डाटा, या नहीं भी अवेलेबल है तो दूसरे नजरिए से आप देखिए, नहीं भी अवेलेबल है तो दूसरे नजरिए से देखिए, या तो ये कहेगा कि वर्टिकल है, या ये कहा गया होगा क्वेश्चन में, ये कहा गया होगा कि ये हॉरिजॉन्टल है, ये गिवन होगा। यदि इंसिडेंट हॉरिजॉन्टल है मतलब एक्स के पैरेलल है, पैरेलल टू एक्स, ये गिवन है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 60, और ये एंगल 60 होगा तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा 60, और ये एंगल यदि 60 हो गया तो ये किसका स्लोप है स्लोप ऑफ टेंजेंट, tan 60 equals to dy by dx equals to 16x, root 3 equals to 16x, x equals to root 3 by 16।
हाँ हाँ हाँ, ये जो है ना उसको वहां यूज कर लिया मैथमेटिक्स की, कर्व का इक्वेशन था मेरे पास, और x यदि आ गया तो y हमें पता चल गया 8x², 24/16 इंटू 16, 3/16। थ्री बाई 32, 3/32 यहां आ गया। तो आपको मैथमेटिक्स यूज करने का यहां मौका दिया गया, मैथमेटिक्स यूज करने का आपको एक मौका दे दिया गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस कुछ बन सकते हैं जो अब आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लास 9th 10th के लेवल पे तो आपके किसी तरह से वो सोचना भी पॉसिबल नहीं था। क्या एक बार और बताऊं क्या? ये गिवन है, y इक्वल्स टू 8x² गिवन है आपको, वो कर्व सरफेस का एरिया। तो कहां कंफ्यूज हो रहे हैं आप? तो आप यदि P पॉइंट का कोऑर्डिनेट कहते हैं, P पॉइंट का कोऑर्डिनेट कहते हैं x y, तो ये इस पर कर्व पे होने के कारण इसे जस्टिफाई करेगा ना। तो आपने यदि x पता कर लिया तो उसमें रख दो x, y निकल आएगा। ना ना, y इक्वल्स टू 8x² और नीचे में भी वो इक्वल्स का साइन। अच्छा, ये विजिबल नहीं हो रहा है क्या? ओ ये, थैंक यू। तो आपको x और y दोनों पता चल गया यहाँ। तो आप एक लेवल आगे क्या सोच सकते हैं, ये समझ में आया आपके, कि टेंजेंट एंड नॉर्मल जो पढ़ा उनको बोरो कर सकते हैं, क्वेश्चन नए फ्रेम कर किया जाएगा और फिर आप उन्हें बना भी सकते हैं। यहां एक टर्म आ रहा है एंगल ऑफ डेविएशन। आप एक मिरर पे लाइट रे को आता देखते हैं, और यदि मिरर नहीं होता तो ये लाइट रे ऐसे सीधे चली जाती, लेकिन यदि मिरर है तो लाइट रे रास्ता अपना बदल चुकी, और नॉर्मल से जितना एंगल आई का आप देख रहे हैं इंसिडेंस का, उतना ही आर भी। मुझे ये बताइए, क्या आपको देखने में आया कि ये ओरिजिनल पाथ से कितना डेविएट हो गई? ओरिजिनल पाथ से कितना डेविएट हो गई, क्या ये आपने देखा या नहीं? तो ये जो आप देख रहे हैं डेविएशन, ये कहलाएगा, ये जो एंगल है ये किसके बराबर होगा? पाई माइनस आई प्लस आर। क्यों? क्योंकि डेल प्लस आई प्लस आर इक्वल्स टू पाई, और आप इसे लिखते हैं पाई माइनस 2i सिंस आई इक्वल्स टू आर। तो ये जो डेविएशन है, हम यहाँ क्या देख रहे हैं डेविएशन? ये आप जाने वाला रास्ता देखो, और देखो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर गया। कैसा रोटेशन है ये यहाँ पर जो डेविएशन, यहाँ पर जो डेविएशन आपको दिख रहा है, ये कैसा डेविएशन दिख रहा है? एंटी क्लॉकवाइज डेविएशन। और यदि अपोजिट मुड़ता तो उसे क्लॉकवाइज डेविएशन कहते। तो किसी प्लेन में जो डेविएशन होगा उनके दो डायरेक्शन आपके सामने है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। आप एक एग्जांपल यहां तुरंत में आंसर कर दीजिए कि एक मिरर पे लाइट रे आते देखा आपने, और एंगल ऑफ इंसिडेंस दिख रहा है 40 डिग्री, और आपको बताना है कि डेविएशन का एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, डेल्टा क्या होगा? सब पाई माइनस 80 डिग्री। तो सॉल्व करते वक्त क्या लिख देंगे? सॉल्व करते वक्त आप लिख देंगे डेल्टा इक्वल्स टू पाई माइनस 2i, और पाई माइनस 2i कितना हो जाएगा? 180 माइनस 2 इंटू 40, दैट इज 100 डिग्री। और साथ में डायरेक्शन फील करो, डायरेक्शन फील करो,
एंटी क्लॉकवाइज। आप हाथ को जाते देखो करंट इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन में, और पूरे हाथ को मोड़ो, कैसे घड़ी के सुई की तरह, देखो कैसे मुड़ करके नए रास्ते पे गया, तो वो नए रास्ते पे गया एंटी क्लॉकवाइज मुड़ करके। ये देखिए ना कैसे मोड़ा गया है, ये घड़ी के सुई की तरह देखेंगे तो ओरिजिनल रास्ता देख लो, और ओरिजिनल रास्ता को मोड़ के पूरा अब जो रिफ्लेक्टेड रे है वहां लेके जाओ, तो ये दिखेगा एंटी क्लॉकवाइज। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताएं प्लीज। आपके सामने ये आ रहा है ऐसे, यहां लिखा हुआ है 30 डिग्री, जल्दी से बताइए तो डेविएशन, आपको डेविएशन बताना है इस एग्जांपल में। डेल्टा क्या हो जाएगा, डेल्टा हो जाएगा, डेल्टा पूछा गया था, डेल्टा हो जाएगा पाई माइनस 2i। 180 माइनस 2 इंटू क्या 30 कर दूं? 60। हाँ 60, 30 नहीं, क्योंकि आई यहाँ 60 डिग्री है, आई जो है वो 60 डिग्री है। ये हो गया 180 माइनस 120 इक्वल्स टू 60 डिग्री। 30 डिग्री नहीं है आई, आई नॉट इक्वल्स टू 30 डिग्री, आई इज 60 डिग्री। कैसे पता चला? ये राइट एंगल होता है मिरर और नॉर्मल के बीच, तो एक तरफ 30 है तो एंगल आई आप तो यहाँ देखोगे ना, तो आई कैसे पता चलेगा? 90 माइनस 30 से। तो आपको धोखा यहाँ इसमें होता है कई बार, एंगल जो आप देखते हैं वो आई नहीं दिया गया रहता है, आई आप ध्यान से चुने। डायरेक्शन फिर से दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज। यदि आपके सामने में ऐसे आते दिख रहा है 20 डिग्री पे लाइट, और ये है मिरर, ये नॉर्मल और ये लाइट इधर गई, जल्दी से डेविएशन बताओ, एंगल ऑफ डेविएशन। तो सॉल्व करते वक्त पहले आई पता करो, 90 माइनस 20 दैट इज 70 डिग्री। अब डेल्टा बोलो, पाई माइनस 2i, 180 माइनस 2 इंटू 70 दैट इज 40 डिग्री। और देखना ये कैसा डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज, क्योंकि ओरिजिनल रास्ता ये होता और ये मुड़ रहा है ऐसे, इसे क्या कहोगे? क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मुड़ना कहोगे। मिरर के कारण ये मुड़ गया क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मुड़ा कितना? 40 डिग्री। यदि एक से ज्यादा इंसिडेंट होता दिखे तो डेल्टा नेट कैसे लिखेंगे? डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3, जितनी भी बार इंसिडेंट हो रहा है। और क्लॉकवाइज यदि आपने इफ एंटी क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव देन क्लॉकवाइज विल बी नेगेटिव। वो ध्यान रखिएगा, कई डेल्टा जब सम कर रहे हैं तो उनके साइन के साथ इकट्ठा करिएगा। यदि आपने क्लॉकवाइज को प्लस मान लिया तो एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज को प्लस मान लिया तो क्लॉकवाइज नेगेटिव, और रिजल्ट पॉजिटिव आया तो आपने यदि एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव माना था तो टोटल डेविएशन पॉजिटिव। तो ये नेट डेविएशन का फॉर्मूला हो गया। इसका यूज अगले टर्न पे और हम लोग करके देखते हैं। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू सर।